और सवाल यह है कि इन हालात में हम क्या कर सकते हैं। हाकू ने कहा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। यह बहुत उम्दा कदम है हकीम हाकू कि तुमने सारी बस्तियों के लोगों को क्षमा कर दिया है। इस तरह तुमने एक अजीम काम किया है। हमारी ख्वाहिश है कि यहां हम किसी लाहे अमल पर मुत्तफिक हो जाएं और जर्द पामों को अपनी जमीन से हमेशा के लिए निस्तो नाबूद करने का मंसूबा बना लें। ओहारा ने कहा, अब मैं तुम्हें एक और इतला देता हूं, एक ऐसी इतला जो हमारी खुशबख्ती की तरफ इशारा करती है और इस बात का एहसास दिलाती है कि हमारे सितारे गर्दिश से निकल चुके हैं। ओह चलती बताओ हाकू, हम मुंतजिर हैं। बहुत सी आवाजें उभरी। इसका नाम सबूता है, लेकिन तुम इसे वो रोशन सितारा कह सकते हो जो हमारी बस्तियों के आसमान पर हमारी तकदीर के उजाले लेकर चमका है। सबूता ने जो बात भी हमें बताई है, मेरा मतलब है जहर वाली बात वो फोमा ने सबूता को बताई थी। लोग अहमकाना अंदाज में एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर कई आवाजें उभरी। फोमा ने? हाँ फोमा ने। लेकिन फोमा ने इसे ये बात कब बताई? क्या मरते वक्त? नहीं, मरने के बाद। हाकू ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार सब लोग ताज्जुब से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। इनके अंदाज से मालूम होता था जैसे वो हाकू को पागल समझ रहे हों। बराहे करम हमारे जज्बात से ना खेलो हाकू। हाँ, मुझे हक है कि मैं जिस तरह का मजाक चाहूं तुमसे करूं, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ही खुशखबरी देने वाला हूं। हकीम हाकू, बराहे करम जो बताना चाहते हो जल्दी बताओ। हकीम हाकू, तुम क्या कहना चाहते हो? जल्दी कहो हकीम हाकू। सभी बेदम हो जा रहे थे। मेरे दोस्तों, हमारी खुशबख्ती का सूरज का रूप नहीं हुआ है। जर्दरू फोमा जैसे अजीम इंसान को अपने रास्ते से हटाकर समझ रहे थे कि उन्होंने मैदान साफ कर लिया है। लेकिन क्या फोमा? घबराई हुई आवाजें उभरी। हमारा सूरज ताबिंदा है, फोमा जिंदा है, जिंदा है। आवाजों में हैजान था और फिर हंगामा बर्पा हो गया। वो लोग पागलों की तरह उछल कूद कर रहे थे। उन्होंने हाकू को पकड़ लिया था। हकीम हाकू, हम मर जाएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वो उसे झंझोड़ रहे थे। हाँ, अजीम फोमा जिंदा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वो कहाँ है? वो है कहाँ? लोग हाकू की बुरी हालत बनाए दे रहे थे। मुश्किल तमाम हाकू ने उन्हें ठंडा किया। मैं तफसील बताने जा रहा हूं, गौर से सुनो और यह भी सुनो कि यह इतला इसी शख्स ने दी है जिसका नाम सबूता है। क्या यह हमारे लिए अजीम सितारा नहीं है? इसे कैसे मालूम? ये कौन है? फूमा कहाँ है? हाकू जल्दी बताओ। यह शख्स समंदर का सफर कर रहा था कि फोमा की लाश इसे मिली। इसे निकाल लिया। तब इसे अपनी हिकमत से यह अंदाजा हुआ कि फोमा जिंदा है। ये इसे नहीं जानता था, लेकिन इसने फोमा की खिदमत की और बिलाखिर इसकी जिंदगी वापस ले आया। इसने फोमा को नई जिंदगी बख्श दी। फिर क्या हुआ? फोमा ने उसे अपने हालात बताए और इसने वादा किया कि वो फोमा को इसके मतलूबा जगह पहुंचा देगा। तब वो इसे लेकर सकाई आ गया। हकीम हाकू ने कहा, ये सारी इतलात इन लोगों की आवाज पर बिजलियां गिरा रही थीं। हर लम्हे का नया इंकिशाफ इनके लिए सुहाने रूह बन गया था और मैं हकीम हाकू की इस बचकाना फितरत से लुत्फ अंदोज हुआ जा रहा था। बाज मामलात में एक उम्र रसीदा शख्स बच्चा बन जाता है। प्रोफेसर, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, शायद। प्रोफेसर खाबर को यह मुदाखलत ज्यादा पसंद नहीं आई थी। जैसे इस कहानी को तुम बच्चों की मानदी सुन रहे हो। तो वो लोग अब सनसनी की इंतहा को पहुंच गए थे। तब हकीम हाकू ने कहा, हाँ, वो इसे सकाई ले आया और अब मुझे ये फख्र हासिल है कि मैंने फोमा की खिदमत की। मैंने इसके लिए राजदारी का बंदोबस्त किया और इसी की हदायत पर मैंने तुम सब लोगों को यहां बुलवा लिया। फोमा है कहां? हमारा फोमा है कहां? बता दो हकीम हाकू, हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो। सबूता, फोमा को ले आओ। और मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैं उस हाल से बाहर निकल गया। जब मैं फोमा के साथ अंदर दाखिल हुआ तो फोमा के परस्तार सफ बनाए हुए खड़े थे और उसके बाद अजीब अजीब जज्बाती मनाजर देखने में आए। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो फोमा के पांव चूम रहे थे, उसे चाट रहे थे। फोमा, हमारे आका, या हमारी इस काबिल आंखें तो ना थी कि दोबारा तेरी ज़ियारत कर सके। क्या हमारे नसीबों के इंतहा नहीं है? फोमा इन सब से गले मिला और फिर उसने भारी आवाज में कहा, मेरे वफादारों, मेरे जानिसारों, मुझे जिंदगी मिली। मेरी मदद एक ऐसी हस्ती ने की जो आम लोगों से कहीं बरतर है। हाँ, अगर वो ना होता तो तुम मुझे कभी न पाते और मेरा बदन समंदर की मौजों से लड़ता हुआ बिलाकर मछलियों का शिकार बन गया होता। लेकिन हम सब की खुशबख्ती ने सबूता को समंदर में भेज दिया और फिर मैंने सुकून की सांस लेने के बाद हकीम हाकू को अपने वफादार के जरिए तुम्हें पुकारा। मैं खुश हूं कि आज हम फिर यकजा हैं। जज्बात को ज़हन से निकाल दो। अब काम की बातें करें। बड़ी मुश्किल से वो लोग एतदाल पर आ सके
सबके चेहरे जोश और जज्बे से गुलनार हुए जा रहे थे। तब फोमा ने कहा, मेरे साथियों, हम हालात से नावाकिफ नहीं हैं। मेरे पीछे इन बस्तियों में जो कुछ हुआ है, मैं इनसे भी लाइल्म नहीं हूं। अभी चंद रोज कबल सबूता ज़ेवदास के जहाज में शिकाया गया था। रास्ते में यह मांगा जजीरे में रुका। क्या तुम्हें मांगा के बारे में मालूमात हासिल हैं? हाँ फोमा, मांगा जजीरे पर तारिस हुक्मरान है। चिबाला ने उसे खास तौर से वहां मुकर्रर किया है और तारिस एक बदनीयत और लालची इंसान है। सबूता ने भी यही बताया है। बहरहाल सबूता ने तारिस को हलाक कर दिया और उसने वहां जबरदस्त तबाही फैलाई है। मुमकिन है शिकाया से चिबाला के जहाज जरदरुओं को लेकर यहां आ जाए और सबूता और बिशक की गिरफ्तारी का मुतालबा करें। मैं यहीं से जंग का आगाज कर देना चाहता हूं। पूरी कौम तेरे साथ है फोमा, सरदार घरचे। तब मेरी हदायत है, अपनी अपनी बस्तियों में जाओ और आला पैमाने पर तैयारियां करो। खुफिया पैमाने पर इस खबर को गर्दिश दो कि फोमा जिंदा है, और फिर जब तुम्हें हदायत मिले अपने अपने इलाकों में जंग शुरू कर दो। हमें एक बाकायदा निज़ाम के तहत जंग करना है। जरदरुओं की तवज्जो बांट दो और इनकी हालत और इनकी ताकत को खत्म कर दो। तो हमारे साथ है फोमा, हम ऐसा ही करेंगे। मैं इस काम की इब्तिदा से गाइज करूंगा। तेरी कामयाबी यकीनी है फोमा। सरदार चीखे। बड़ा जोश था उनमें। प्रोफेसर, तुम्हारे साथ जितने भी लोग आए हैं, इनमें से 5 लड़ा के मेरे पास छोड़ दो। मैं अवाम की ताकत को लेकर पहले सिकाई को इनसे पाक कर लेता हूं। और हाँ, इस सिलसिले में एक मुकम्मल ज़ाब्ता अमल तुम तक पहुंच जाएगा। इसके मुताबिक काम करना है। मेरी मुराद है कि जरदरुओं में भी इन लोगों का ख्याल रखना है जो घन की हैसियत रखते हैं, और मैं बेगुनाह इंसानों का कत्ल कभी ना पसंद करूंगा। हाँ, जो तुम्हारे खिलाफ जंग में शरीक हों, इन्हें मुआफ करने का कोई जवाब नहीं है। फोमा के इस हुक्म का ख्याल रखा जाएगा। सरदारों ने जवाब दिया। इसके बाद फोमा उन्हें मुख्तलिफ हदायत देता रहा और फिर उसके इशारे पर सरदार मुंतशिर होने लगे। इन्होंने फोमा के हाथ चूमे और फिर इंतहाई खलूस से इन्होंने मेरे हाथ भी चूमे और ओहारा बोला, अजीम सबूता, न सिर्फ हम बल्कि हमारी औलादें, हमारी नस्लें तेरी नस्लों का एहतराम करेंगी, इनसे मोहब्बत करेंगी कि तूने हमारे फोमा को नई जिंदगी देकर हम पर एहसान अजीम किया है। तो अंदाजा था कि अब फोमा का राज न रहेगा और इसकी जरूरत भी नहीं महसूस की जाती थी, क्योंकि फोमा अब खुलकर सामने आ गया था। हाँ, इस वक्त तक राजदारी दरकार थी जब तक सरदार अपने इलाकों में मजबूत नहीं हो जाते। तो इसके लिए बेहतर तरीका यह था कि जजीरे के राज जजीरे से बाहर ही न जाने दिए जाएं और सिकाई के जरदरुओं की पूरी तरह नाकाबंदी कर दी जाए। पहले सरदार के जहाज ने सिकाई का साहिल छोड़ दिया। वो लोग फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर देना चाहते थे। तब मैंने फोमा के सामने दूसरी तजवीज पेश की। सरदारों को अपने इलाकों में जाना है फोमा, लेकिन मैं ख्वाहिशमंद हूं इस बात का कि चंद मजबूत जहाज सिकाई में कायम करें, क्योंकि हम सिकाई को हर लिहाज से मजबूत देखना चाहते हैं। इसलिए यूं करो कि एक जहाज में 2 सरदार जाएं। पहले जहाज एक सरदार को इस इलाके में उतारे, इसके बाद दूसरे सरदार के इलाके में जाए। इस तरह कुछ जहाज यहां रह जाए। बात तानिशमंदी की है, लेकिन इन्हें एतराज ना होगा। फोमा ने कहा और फिर यह अहकाम 20 सरदारों तक पहुंच गए। चुनांचे इस तरह सिकाई के पास 8 मजबूत जहाजों का बेड़ा तैयार हो गया, जिन पर लोग भी मौजूद थे, और ये वही लोग थे जो मुख्तलिफ इलाकों के सरदारों ने फोमा की खिदमत में छोड़े थे। यहां तक कि आखिरी सरदार भी रवाना हो गया और मुझे अंदाजा होने लगा कि अब इस इलाके की कहानी का आखिरी मंजर करीब आ चुका है, और जाहिर है इसके बाद मुझे भी यहां नहीं रहना था। यूं भी काफी दिन हो गए थे प्रोफेसर, और सितारे कुछ और चाहते थे। सितारे मेरे दोस्त जिनसे मैंने तवील अरसा से मुलाकात नहीं की थी। न जाने सितारे अब कौन सी कहानी तख्लीक कर रहे थे, और तुम जानते हो सितारों ने जो कहानियां तख्लीक की वो अपने अंदर इनफरादियत रखती थी, एक अनोखी इनफरादियत। सो मैं तो सितारों की चाल से चलने वालों में से था। आखिरी सरदार को रवाना हुए 3 दिन गुजर चुके थे। इन 3 दिनों में बिल्कुल खामोशी नहीं तारी रही थी, बल्कि हम अपने तौर पर काम करते रहे थे। मेरे ही इमाम पर हकीम हाकू ने दरख्तों के मोटे मोटे शहतीरों की मदद से समंदर से थोड़े फासले पर एक ऊंचा मीनार तामीर किया, और जिस दिन मुकम्मल मीनार तैयार हुआ तो फोमा ने इसका मुआयना किया। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मैं इसका मकसद जानता हूं सबूता, उसने कहा। क्या मतलब? क्या यह मीनार तूने दूर से आने वाले जहाजों को देखने के लिए तामीर नहीं कराया है? यही बात है फोमा, तेरे अंदर न जाने कौन कौन सी कुव्वतें हैं सबूता, और हकीकत में आज भी तुझसे इतना ही मैं लाइल्म हूं जितना रोजे अव्वल से था। मुमकिन है चुमाना मुझसे ज्यादा जानती हो, उसने मुस्कुरा कर कहा, और मैं भी मुस्कुराने लगा। यह दावा तो इब्तिदा से आज तक कोई लड़की नहीं कर सकती थी। हाँ, मीनार की इफादियत एक रोज जाहिर होगी जब इन पर चढ़े लोगों ने बताया कि समंदर और आसमान की लकीर पर चंद बादबान नजर आ रहे हैं, और सूरज की तमाजत ने इन पर लगे हुए झंडों के रंग भी नुमाया किए थे। बिलाशुबा ये झंडे शिकाया के थे। शिकाया के जहाजों की आमद तशवीशनाक थी। इस वक्त हम इस पोजीशन में न थे कि शिकाया वालों से जंग करें।
अभी ना तो हमारे पास ज्यादा अफराद थे और न ही जरूरी इंतजाम किए गए थे। 8 जहाजों का बेड़ा था जिनके पास पूरे जंगी हथियार भी नहीं थे। लड़ने वाले अफराद भी ज्यादा न थे और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सिकाए में रहने वाले जर्द रूह अभी हमारे कब्जे में नहीं आए थे। अगर हम इन लोगों पर काबू पा लेते तो शायद इतनी तशवीश ना होती, लेकिन अब दो तरफा खतरा था। अगर सामने जहाजों से जंग की जाती तो अकब से हमले का खतरा था। दूसरी तरफ शिकाया के जहाज जिस तेजी से आ रहे थे, इनसे अंदाजा हो रहा था कि वो जल्द अज जल्द साहिल तक पहुंच जाएंगे और इतनी देर में कोई ऐसा काम कर लेना नहायत मुश्किल बात थी जिससे हम उनसे मुतासर या मुअस्सर मुकाबला कर सकते। मेरी बात दूसरी थी, लेकिन फोमा और जोमा के चेहरे परेशानी की तस्वीर बन गए थे। हकीम आकू, फोमा और चंद दूसरे अफराद लकड़ी के मीनार से शिकाया के जहाजों को देख रहे थे जो तेजी से आ रहे थे। वो सब जहाजों की इस तेज रफ्तारी पर शशतर थे। मैं भी इनके साथ मीनार पर मौजूद था, लेकिन इस वक्त वो शायद मुझे भूल गए थे। और फिर फोमा हुई को मेरा ख्याल आया और उसने बेसाख्ता कहा, ओह सबूता। क्या बात है फोमा, मैंने पूछा। तो क्यों खामोश है सबूता? इसलिए फोमा कि मेरे बोलने का वक्त नहीं आया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सबूता, तेरा बोलना जरूरी है, तेरी रहनुमाई की जरूरत है। तो इन हालात को बेहतर तौर पर समझता होगा। हम अभी किसी भी जंग के लिए तैयार नहीं हैं। शिकाया के जहाजों की आमद का मकसद तेरी समझ में नहीं आया। मुमकिन है सिकाई के इन जरदुल लोगों ने वहां ये इतला दे दी हो कि सिकाई में पुरस्कार सरगर्मियां जारी हैं और शवाला ने अपने जहाज इन सरगर्मियों की रोकथाम या इनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजे हों। यकीनन इन जहाजों में जंगजू होंगे जो सिकाई आकर यहाँ पर अपना कब्जा जमाएंगे और उसके बाद इस सिलसिले में छानबीन करेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों के सरदार सिकाई क्यों आए हैं। ये 8 जहाज जिनका हमने बेड़ा तैयार किया है, इनके लिए और भी तशवीशनाक होंगे। चुनाचे वो यहाँ से पूरी मालूमात हासिल के बगैर नहीं चाहेंगे। और बहरहाल ना तो अभी हम लोग और ना ही सिकाई के बाशिंदे इस बात पर तैयार हैं कि कोई भारी जंग लड़ी जाए। मुझे अंदाजा है सबूता, अभी हम खतरे से दो चार हैं और फिल वक्त हम इनसे बासानी जंग नहीं कर सकते, क्योंकि दो तरफा खतरा मौजूद है। और ये बात मैं बखूबी जानता हूं कि तूने इस बात का कोई हल जरूर सोचा होगा। क्या इस वक्त हमारी रहनुमाई नहीं करेगा? फोमा मेरे दोस्त है, अगर तुझे मेरी रहनुमाई की जरूरत है तो मुझे कब इनकार है, मैंने संजीदगी से कहा। जरूरत? हकीम हाकू बोला, तू यकीन कर सबूता, हम तुझे खुश करने के लिए ये बात नहीं कह रहे। तेरा मौजूद होना हमारे लिए तकवीयत का बायस है। हम सब इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि तू आसमानी कुव्वतों का मालिक है। तो अगर इसे तस्लीम ना करे तो तेरी मर्जी, हम ऐसा कहने के लिए तुझे मजबूर नहीं कर सकते। बहरसूरत तेरी राय हमारे लिए इत्मीनान का बायस होती है। हमारी रहनुमाई कर सबूता, हम तेरी ज़हनी कुव्वतों पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। हम तेरी मदद चाहते हैं और इस यकीन के साथ कि तू जो कुछ कहेगा वो हमारे लिए मुकम्मल इत्मीनान का बायस होगा। तो मेरे दोस्त फोमा, हकीम हाकू और दूसरे तमाम लोगों, अगर तुम लोग मेरी राय को इस कदर अहमियत दे रहे हो तो फिर शिकाया के जहाजों को आने दो। लेकिन सबूता, जिस रफ्तार से वो साहिल की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि हमारी किसी कोशिश से पहले ही वो साहिल तक पहुंच जाएंगे और हम किसी भी मुकाबले में नाकाम रहेंगे। जाहिर है दोस्तों, वो शिकाया से इस मकसद के तहत आए हैं कि सिकाई के बारे में छानबीन करें और आने वाले कभी कमजोर नहीं हुआ करते। हकीम हाकू ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन बहरहाल अब जबकि बात हम लोग सबूता पर छोड़ चुके हैं तो इसका फैसला सबूता ही को करने दो ना। फोमा मुस्कुरा कर बोला, शुक्रिया फोमा, अब जबकि बात तुम मेरे ऊपर छोड़ चुके हो तो मेरे फैसले के मुताबिक इन्हें आने दो। और हाँ सुनो, इस बात को गौर से सुनो कि जो कुछ मैं कहूं और करूं, अगर तुम्हें पसंद ना आए और तुम्हारे ख्याल में वो मुनासिब ना हो तब भी बराह कर्म खामोशी इख्तियार करना। मेरी मर्जी के मुताबिक अमल करने की इजाजत होनी चाहिए। सबूता, हम वादा करते हैं कि तेरे किसी मसले में दखल न देंगे। फोमा ने अपने दूसरे साथियों की ताइदी निगाहों को देखते हुए कहा, हकीम हाकू, मुमकिन है मेरे किसी इकदाम से तुम सोचो कि मैं नादानी कर गया हूं, लेकिन बराह करम तुम मुझे वही कुछ करने देना जो मैं करूं। कोई शख्स पुरजोश ना हो और इस सिलसिले में किसी किस्म का एतराज नहीं किया जाए। ऐसा ही होगा सबूता, लेकिन जो कुछ तू करने वाला है क्या हमें इससे लाइल्म ही रखेगा? हकीम हाकू ने पूछा। हाँ, क्यों सबूता? इसलिए कि अभी खुद मेरे जहन में यह बात वाज़ेह नहीं है कि मुझे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। इसके अलावा जब वो आ जाएंगे तब हम उन्हें देखेंगे, इनसे मालूम करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। अगर इनके इरादे जा रहा ना हुए तो फिर हम उनसे निमट लेंगे। मैंने कहा और फोमा और हकीम गर्दन हिलाने लगे। फिर फोमा आहिस्ता से बोला, बहरसूरत कुछ भी हो मुझे तेरे ऊपर एतमाद है। यूं भी हम इस बात को सिर्फ तेरे ऊपर नहीं छोड़ेंगे, हमें खुद भी इस बात का एहसास है कि हम शिकाया के इन जहाजों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी हर कोशिश नाकाम होगी। हम इस नाकामी का जिम्मेदार तुझे नहीं ठहराएंगे सबूता, लेकिन हम खुद भी इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हालात इस कदर अजीब तौर से रुनमा हुए हैं कि इससे कबल हम संभलते शिकाया के जहाज यहां तक आ पहुंचे हैं। फोमा ने संजीदगी और परेशानी से कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं फोमा के सिलसिले में कोई फिक्र न करो। और हकीम हाकू,
मैंने हकीम हाकू को पुकारा जो किसी गहरी सोच में मुस्तगरिक था। हकीम हाकू हड़बड़ाकर सीधा हो गया और बोला, क्या कह रहे थे सबूता? मुझे तुम्हारी संजीदगी पर हंसी आ रही है हकीम हाकू। मसाइल यूं हल नहीं हुआ करते। खुद को परेशान करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम तदबीर से काम लो, अपनी ज़हनी कुव्वतों को इस्तेमाल में लाओ। तुम ठीक कह रहे हो सबूता, मैं बेहोश में रहूंगा, हकीम हाकू ने कहा। तो मैं कह रहा था हकीम हाकू, फोमा अभी सिकाई बस्ती पर जाहिर नहीं हुआ। लोगों को भी इसके बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम भी हर मुमकिन कोशिश करना कि यह बात जब तक हम न चाहें राज ही रहे। जिन चंद लोगों तक ये सारी बातें महदूद हैं, इन्हीं तक इस राज को महदूद रहना चाहिए और अब सख्ती से इस राज की हिफाजत करनी होगी। बेहतर सबूता, मैं इस राज की हिफाजत करूंगा। और हाँ, इन तमाम हदायतों पर अमल करने के बाद वो लोग जिस राज को जानते हैं वो इस मसले पर खामोशी इख्तियार कर लें और इन लोगों की आमद का इंतजार करें। और हाँ, यहाँ चंद लोगों को तैनात कर दिया जाए ताकि वो शिकाया कर लोगों की नकलो हरकत पर पूरी निगाह रख सके। मैंने कहा, बहुत बेहतर, हकीम हाकू ने जवाब दिया। और हाँ, जहाजों के बारे में क्या हुक्म है सबूता? फोमा ने सवाल किया। जहाजों को साहिल पर इस तरह से लंगरअंदाज करा दो कि इन लोगों को दूर से यह अंदाजा हो जाए कि ये जहाज मुकाबले का कोई इरादा नहीं रखते। हम चाहते हैं इन जहाजों की भरपूर हिफाजत हो। और इसके अलावा हकीम हाकू, अगर तुमने मेरी हदायत पर मुकम्मल तौर से अमल किया तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। मैंने हकीम हाकू को मुखातिब किया। तेरी हदायत पर लफ्ज ब लफ्ज अमल किया जाएगा सबूता। हमने सारे मामलात तेरे ऊपर छोड़ दिए हैं, अब तू जाने तेरा काम जाने। हम तो सिर्फ तेरे अहकामात की पाबंदी करेंगे। और दर हकीकत फोमा की हैसियत इस वक्त वो नहीं है जो होनी चाहिए, हकीम हाकू ने कहा। और फोमा खुशदिली से मुस्कुरा पड़ा। सबूता, मैं खुशदिली से तुझे इसकी इजाजत देता हूं कि तू मेरी जगह काम कर। फोमा मुस्कुराते हुए बोला, ओह नहीं फोमा मेरे दोस्त, ये कहने का शुक्रिया, लेकिन तू जानता है कि मैं इन तमाम चीजों से मुबर्रा हूं। मैं किसी भी किस्म की रायत नहीं चाहता, बस ये भी तेरी जरूरत है, इसलिए मैं इसे पूरा करने को तैयार हूं, मैंने कहा। और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग लकड़ी के इस बुलंद मीनार से नीचे उतराए। चंद अफराद को मीनार पर तैनात कर दिया गया था और इन्हें हदायत जारी कर दी गई थी कि इन्हें मुख्तलिफ हालात में क्या करना है। इस सिलसिले में समंदर के किनारे बना हुआ मकान भी खाली करा दिया गया था और अब फोमा वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि वह मकान खासी हद तक गैर महफूज था। अलबत्ता इसके लिए हकीम हाकू का मकान ही बेहतरीन था। चुनाचे फोमा को हकीम हाकू के मकान में मुंतकिल कर दिया गया और इसके बाद हम सब नहायत बेचैनी से शिकाया के जहाजों की आमद का इंतजार करने लगे। हमारा ख्याल दुरुस्त से निकला। शिकाया के जहाज इस कदर तेजी से साहिल के करीब आ रहे थे कि उनकी आन में आन वो नजदीक पहुंच रहे थे। गालबन उनके ज़हन में यह ख्याल था कि जब सिकाई वाले उन्हें देखें तो इनसे मुकाबला करने की कोई तैयारी न कर सकें और वो साहिल पर पहुंच जाएं। सिकाई के साहिल पर बहुत से लोग शिकाया के जहाजों की आमद का इंतजार कर रहे थे। इनमें ज्यादातर आवाम ही थे। जहाज आन के आन में साहिल तक पहुंच गए। इस वक्त सूरज ढल चुका था और चारों तरफ एक खुशगवार सी ठंडी हवा फैली हुई थी। तब जहाज गहरे समंदर में एक जगह रुक गए, इस जगह पर जहां पर वो आ सकते थे। इसके बाद चंद किश्तियां जहाजों से उतरी। किश्तियों पर मुसल्ला जर्द रूम मौजूद थे। इन जर्द रूमों में कहीं कहीं मकामी भी नजर आ रहे थे, लेकिन इनकी तादाद न होने के बराबर थी। हकीम हाकू और मैं एक ऐसी जगह खड़े हुए थे जहां से वो लोग हमें बराह रास्त न देख सकते थे, अलबत्ता हम इन्हें देख सकते थे। तो मैं और हकीम हाकू जहाजों को देखने के साथ साथ इस पर तबसरा भी कर रहे थे। तुम किश्ती के लोगों को देख रहे हो सबूता? हकीम हाकू ने कहा। हाँ, क्या तुम मुझे किसी खास बात की तरफ मुतवज्जा करना चाहते हो? मैंने बगौर किश्ती को देखा। हाँ, तुम देख रहे हो कि आने वालों में जर्द रूहों की तादाद कितनी है और इनमें मकामी लोग किस कदर कम नजर आ रहे हैं। हाँ, ना होने के बराबर है, मैंने कहा। क्या इस बात से तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वालों के इरादे बेहतर नहीं है? हकीम हाकू ने मुझसे सवाल किया। हाँ हकीम हाकू, यकीनन, मैंने जवाब दिया। जितनी तादाद इनकी यहां आ रही है वह बहुत काफी, और तुम देख रहे हो कि वो मुसल्ला भी हैं। यकीनन मैंने महसूस किया है हकीम हाकू, अगर इन्होंने सिकाई के साहिल पर आते ही जंग शुरू कर दी तो क्या होगा? मेरा ख्याल है वो जंग के इरादे से नहीं आए होंगे। पहले इनका माफियुल ज़मीर मालूम होना चाहिए, मैंने कहा। और हकीम हाकू गर्दन हिलाने लगा। तब मेरे ही ज़हन में एक बात आई और मैंने हकीम हाकू से कहा, मेरी एक बात समझ में आ रही है हकीम हाकू। मेरे ख्याल में मुमकिन है वो लोग हों जो मेरी तलाश में सरगर्दा हैं। मेरा मकसद मांगा जजीरे के लोग या शिकायत से मदद लेकर आए हैं। ओह, ये भी मुमकिन है सबूता, लेकिन ऐसी सूरत में मैंने कहा ना हकीम हाकू, तुम सिर्फ वो करोगे जो मैं चाहता हूँ। जो भी सूरत हाल होगी मैं इसके बारे में तुम्हें हदायत जारी कर दूंगा। हाँ, मेरा ख्याल है मेरे लिए बेहतर ये बात है कि मैं लकड़ी की समारत पर से इनका जायजा दूं। ठीक है, हकीम हाकू ने कहा। हकीम हाकू, तुम इन लोगों से जो भी गुफ्तगू करोगे इस इमारत के करीब रहकर करोगे ताकि मैं तुम्हारी गुफ्तगू सुन सकूं। मुनासिब, अगर इन लोगों ने गुफ्तगू की कोशिश की तो मैं भी यहीं आकर करूंगा। तो अब मुझे इजाजत दो हकीम हाकू। और हकीम हाकू ने गर्दन हिला दी। मैं लकड़ी की इमारत पर पहुंच गया और उसकी बुलंद जगह पर जहां और भी दूसरे लोग मौजूद थे खड़ा होकर जायजा लेने लगा। मैंने जहाजों पर भी निगाह दौड़ाई थी।
बिलाशुबा ये जंगी जहाज थे और अच्छी नीयत से नहीं आए थे। इन जहाज़ों पर मौजूद अफराद का मैंने जायजा लिया और तजिया किया कि हर सूरत वो सकाई के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे। जहाज़ों पर मौजूद अफराद की तादाद बहुत ज्यादा थी, सबके सब मुसल्लह थे और जहाज़ों पर गश्त कर रहे थे। जितने लोग किश्तियों के जरिए साहिल तक आए थे, इनकी तादाद भी बहुत काफी थी। अगर ये लोग साहिल पर पहुंचकर जंग शुरू कर देते तो बहर सूरत खुद को इतनी देर तक संभाल सकते थे कि साहिल पर जहाज़ों से उतरकर दूसरे लोग भी आ जाते।